जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय समाजवाद, जय जवान, जय किसान। जनता खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कुछ उत्तर प्रदेश के समाचार और आज एक बैठक हुई कायस्थ समाज की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अजय राय, कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री माननीय अजय राय जी मिलने के लिए गए पूर्व मंत्री सपा नेता आजम खां से, जो इस समय सीतापुर जेल में अभी हाल में पुनः आ गए हैं। उसको लेकर के बड़ी उथल पुथल हो रही है। चर्चा यह है कि सपा कांग्रेस का गठबंधन अब नहीं होगा, जैसे 19 में नहीं हुआ वैसे 24 में नहीं होगा। ये चर्चाएं चल रही हैं। शुरुआत में प्रियंका गांधी ने कहा 2022 का चुनाव होता है। उसके बाद पत्रकार पूछते हैं, जवाब आता है कांग्रेस की ओर से कोई गठबंधन का इरादा नहीं है, अकेले चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे, सपा से तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। 19 में बिहार में गठबंधन था लालू यादव के साथ में, लेकिन 19 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव के साथ माने अखिलेश यादव के साथ सपा के साथ गठबंधन नहीं किया कांग्रेस ने। अब इस पर जोड़ घटाव हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है कि आखिर बिहार में गठबंधन, उत्तर प्रदेश में लठबंधन, माने एक दूसरे के खिलाफ। मैडम सिन्हा लखनऊ लोकसभा से प्रत्याशी थी समाजवादी पार्टी की, सपा गठबंधन से, सपा बसपा गठबंधन से चुनाव लड़ रही थी। शुरुआती दौर में यह बात हुई क्योंकि मैडम सिन्हा के पति श्रीमान शत्रुघ्न सिन्हा जी, फिल्म अभिनेता, हिंदुस्तान की जानी मानी मशहूर शख्सियत फिल्मी दुनिया की, वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे थे चुनाव। राजनीति के विद्वानों ने जोड़ घटा लगाया कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट लखनऊ में मैडम सिन्हा के खिलाफ नहीं खड़ा करेगी, जैसे इटावा में, फिरोजाबाद में, मैनपुरी में, माने अन्य अन्य जगहों पर कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रही थी। बाद में कांग्रेस की यह रणनीति बदल गई है और लखनऊ में उन्होंने प्रत्याशी दे दिया। तो जब प्रत्याशी दे दिया तो फिर हालांकि मैडम सिन्हा को वोट कांग्रेस की अपेक्षा जो सपा बसपा गठबंधन से मिला, लगभग 3 लाख वोट मिला, लेकिन कांग्रेस की प्रत्याशी को भी वोट मिला, वह वोट लगभग 1.5 लाख मिला। तो यह 1.5 लाख जो वोट मिला, यह अगर कहीं मैडम सिन्हा को मिल जाता तो एक माहौल बन जाता और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 2019 में मैडम सिन्हा लोकसभा चुनाव जीत जाती है, सदन में पहुंच जाती। जब सदन में पहुंच जाती, जरूरत पड़ती, कांग्रेस को समर्थन भी दे देती। हो सकता है कि अगर स्थिति ज्यादा गड़बड़ाती सपा की, तो हो सकता है सीधे कांग्रेस में विलय कर देती। लेकिन इन सब संभावनाओं से दूर कांग्रेस ने निर्णय ले लिया कि नहीं, सिर्फ सपा का समर्थन अगर हमें गांधी परिवार से मिल रहा है तो हम सिर्फ यादव परिवार को समर्थन देंगे, हम किसी सिन्हा पिन्हा परिवार को समर्थन नहीं देंगे। ये कांग्रेस की रणनीति रही। और कांग्रेस ने एक और खास बात सीखी भाजपा से कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उत्तर प्रदेश से एक भी कायस्थ को लोकसभा टिकट नहीं दिया है, तो कांग्रेस ने भी सीख लिया कि भाई हमें भी सुधार करना चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कायस्थ समाज को एक भी लोकसभा टिकट नहीं दे रही है, तो हमें भी नहीं देना चाहिए। उनकी रणनीति में तय हो गया। लिहाजा पिछले 2-3 मर्तबा से कांग्रेस भी
एक भी लोकसभा सीट में उत्तर प्रदेश से कायस्थ प्रत्याशी को टिकट नहीं दे रही। इसके पहले कभी लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हरिकिशन शास्त्री को टिकट दे देती थी फतेहपुर से, वो जीते भी थे, सांसद भी बने हुए थे, और कभी कभार शायद बिहार में भी दे दिया हो। लेकिन आमतौर से हिंदी भाषी क्षेत्रों में या दक्षिण भारत में भी कायस्थों को बहुत ज्यादा तरजीह कांग्रेस नहीं दे रही है, बंद कर दिया। खैर, कायस्थ समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी का तो दायित्व बनता था कि कम से कम उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में एक टिकट हारने के लिए ही सही किसी कायस्थ को दे देती। और भारतीय जनता पार्टी का उभार तो 89 से हुआ है। 89 के पहले जब निश्चित ही था कि सीट हार ही जाना है, जमानत जब्त ही हो जाना है, तब भी किसी कायस्थ को जमानत जब्त करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से टिकट नहीं दिया। यह दीगर बात रही कि कभी भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ के मेयर रहे श्री राय को दौड़ा दिया कि इलाहाबाद से दिया जाएगा, वो बुढ़ौती में इलाहाबाद दौड़ते रहे। 30 अक्टूबर 1990 को जब अयोध्या का गोलीकांड हुआ, उस समय डीएम थे राम शरण श्रीवास्तव और एसपी थे डीबी राय। राम शरण श्रीवास्तव को पहुंचा दिया हमीरपुर से लड़िए, कानपुर से लड़िए, हमीरपुर से लड़िए, कानपुर से लड़िए। इस प्रकार से कभी हमीरपुर कभी कानपुर, और सभासद तक का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने राम शरण श्रीवास्तव को नहीं दिया। और जो एसपी थे, कब? 30 अक्टूबर 1990 को जब गोली कांड हुआ, कार सेवकों पर गोली चलवाई गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था परिंदा पर भी नहीं मार सकता है, लेकिन वहां पर डीएम और एसपी की शिथिलतापूर्वक रवैये के कारण, कुछ लोग कहते हैं मिली भगत के कारण, कार सेवकों का जमावड़ा पहुंच गया। कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए। परिणामतः उत्तर प्रदेश सरकार को गोली चलानी पड़ी, गोली चलाई गई। परंतु डीबी राय सुल्तानपुर से सांसद बन गए, एक बार नहीं, दो बार सांसद बने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे। ये कुछ बातें कायस्थों और भाजपा के बीच के संबंधों पर। ये बातें क्यों की जा रही हैं? ये बातें इसलिए की जा रही हैं जनता खबर के द्वारा, किन बातों पे चर्चा फिर से शुरू हो गई है लखनऊ और पटना में। लखनऊ में बैठक हुई, बैठकों का दौर चल रहा है। प्रतिदिन 3 बैठकें कम से कम होती हैं लखनऊ की राजधानी में। कभी 5, 6, 7 हो जाए तो हो जाए, नहीं तो 3 बैठकें तो निश्चित रूप से होना ही है, जिसमें जो है 10, 20, 50 आदमी से लेकर 100, 200 आदमी तक जुटता है और चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश में 40 वर्षों से कोई भी कायस्थ लोकसभा सदस्य नहीं है। क्या ऐसा चला? क्या ऐसे ही चलेगा? उत्तर प्रदेश में लंबे समय से कोई राज्यसभा का सदस्य नहीं है। क्या ऐसे ही चलेगा? संपूर्ण भारत में कोई भी कायस्थ केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कायस्थ को मंत्रिमंडल में नहीं स्थान दिया। कुछ लोग कहते हैं कायस्थों की कब्रगाह साबित हो गई भारतीय जनता पार्टी। यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, जयंत सिन्हा, रीता वर्मा, रविशंकर प्रसाद, जेपी माथुर, इन सब को प्रभावहीन बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मंत्रिमंडल से छुट्टी कर दिया, कायस्थ शून्य मंत्रिमंडल बना दिया। क्या इन हालातों में भी कायस्थ समाज को भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए? क्या सारे राष्ट्रवाद की ठेकेदारी सिर्फ कायस्थों पर ही है? ये सब चर्चाएं हो रही हैं, ये सब लोगों के मुखार बिंदु से यह बिंदु उभर करके आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज एक बैठक हुई शारदा नगर वार्ड दतिया। हालांकि पहले शारदा नगर प्रथम में भी बैठक हुई, पीजीआई के इलाके में भी बैठक हुई, सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत
सेक्टर 6 चौराहा के निकट भी बैठक हुई। तो इन सब बैठकों का लब्बो लुआब जो है मैंने देखा, खास तौर से जो बैठक रही यमुनापुरम, शारदा नगर वार्ड द्वितीय यमुनापुरम में माननीय सक्सेना जी के आवास पर। उस बैठक का लब्बो लुआब यही रहा कि कायस्थों का उत्थान किया जाए। 14 नवंबर को दिन मंगलवार चित्रगुप्ताश्रम निर्विकल्प, लखनऊ कानपुर रोड, सई नदी बनी पुल होकर के रास्ता है चित्रगुप्ताश्रम निर्विकला पहुंचने का। चित्रगुप्ताश्रम निर्विकला पर चित्रगुप्त पूजनोत्सव का कार्यक्रम आहूत किया गया है 14 नवंबर दिन मंगलवार। प्रातः से ही मेला लग जाता है वहां, हमेशा, कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हजारों सालों से प्रक्रिया वो चल रही है परंपरागत। और शायद चित्रगुप्ताश्रम निर्विकला भारत का कहें या दुनिया का कहें सबसे प्राचीन चित्रगुप्ताश्रम है, जहां पर कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा से लेकर के दत्तात्रेय तक भगवान चित्रगुप्त को प्रसन्न करने के लिए तपस्या किया। वहां पर आज दत्तात्रेय तालाब भी है, दत्तात्रेय झील है, दत्तात्रेय सरोवर है, आमतौर से दत्तनई झील जिसको कहा जाता है। उसमें दत्तात्रेय जी ने तपस्या किया भगवान चित्रगुप्त को प्रसन्न करने के लिए। और चित्रगुप्त जी के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, जब तपस्या किया तब भगवान चित्रगुप्त प्रकट हुए। तो यह कहना, आज जो चर्चा हुआ, बलदाऊ जी श्रीवास्तव ने जो चर्चा किया, एक प्रश्न दिया उन्होंने, कौन महान है, ब्रह्मा या चित्रगुप्त? तपस्या किसकी की गई? भगवान चित्रगुप्त के लिए कि आओ इस स्थिति से उबारो। ब्रह्मा विष्णु महेश का जो सिस्टम था कि ब्रह्मा जी उत्पन्न करते थे, विष्णु जी पालन पोषण करते थे, महेश जी संहार कर देते थे, सृष्टि का पूरा वातावरण गड़बड़ाया था, डगमगाया था। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, भगवान चित्रगुप्त प्रकट हुए। तो भगवान चित्रगुप्त के प्रकट हुए, फिर भगवान चित्रगुप्त के नाम पर फिर बलदाऊ जी श्रीवास्तव ने पूछा, आपका गोत्र क्या है? गोत्र पर चर्चा हुई। ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव पीजीआई से सेवानिवृत्त, प्रयाग के रहने वाले हैं, बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा मेरा गोत्र हर्ष है। तो बलदाऊ जी थोड़ा हर्षित हुए। फिर पूछा तुम बताओ, दूसरे व्यक्ति से पूछा, उन्होंने कहा कश्यप है। तो जब कश्यप की बात आ गई, सेना से सेवानिवृत्त यूको बैंक के प्रबंधक माननीय मृगांक श्रीवास्तव जी हैं। उन्होंने कहा भाई कश्यप गोत्र तो उनका होता है, जब कहीं कोई गोत्र नहीं मिल रहा है तो उसको कह दिया कि कश्यप गोत्र है। टीका टिप्पणी चलती रही। तो फिर अंतोगत्वा निष्कर्ष निकला कि भाई कायस्थों का गोत्र है चित्रगुप्त। गोत्र कैसे होता है? बलदाऊ जी ने चर्चा किया, सवाल उठाया कि गोत्र के मायने क्या। तो गोत्र के माने यह निकल करके आया कि पिता माने सप्तऋषि की संतान नहीं। बलदाऊ जी ने कहा कि क्या कायस्थ सप्तऋषि की संतान है? उन्होंने भारद्वाज ऋषि का प्रश्न उठाया। तो यह हुआ कि भाई जो चर्चा, जो बैठक हो रही थी, जिसमें 10-20 लोग बैठे हुए थे, विद्वान लोग, एक से एक विद्वान लोग, तो उनमें यह चर्चा हुई कि भाई भारद्वाज गोत्र है ब्राह्मण का। तो वो ब्राह्मण जो कहते हैं कि हम भारद्वाज गोत्र के हैं, तो वह गोत्र ब्राह्मणों का है, भारद्वाज गोत्र। उस प्रकार से कायस्थों का गोत्र क्या है? गोत्र माने पिता। क्या कायस्थों के पिता हर्ष हैं? क्या कायस्थों के पिता कश्यप हैं? ये सब सवाल उठ रहा है बैठक में।
शारदानगर, जतीवाड़, यमुनापुरम की बैठक में फिर विषय आया कि अगर मान लिया जाए चित्रगुप्त गोत्र है कायस्थों का, तो भाई एक गोत्र में शादी नहीं होती है। तो बलदाव जी ने बताया नहीं, ऐसा नहीं है। पिता पिता की पीढ़ियां जो है 7 पीढ़ियां, 7 पुस्त। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक कारण है इसका, जीन्स का असर रहता है। तो वो जीन्स का असर होता है, उस जीन्स के असर के कारण पिता की 7 पीढ़ियों में शादी नहीं करते हैं और माता की 3 पीढ़ियों में शादी नहीं करते हैं। क्योंकि जो पिता और माता का जो गोत्र होता है, जो जीन्स का प्रभाव होता है, वह निष्प्रभावी हो जाता है। माता का गोत्र, जो मातृपक्ष से जो जीन्स मिलते हैं संत गर्भधारण के समय, वह 3 पीढ़ियों के बाद समाप्त हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। और पिता से जो गुण मिलते हैं, जो जीन्स मिलते हैं, वो 7 पीढ़ियों तक चलते हैं, उसका 7 पीढ़ियों तक प्रभाव रहता है। ऐसा बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी ने बताया। जी भी चित्रगुप्त मंदिर के सर्वे सर्वा संस्थापक बलदाऊ जी श्रीवास्तव ने बताया कि 15 नवंबर दिन बुधवार को प्रातः 9 बजे से बैठक में पूजन होगा चित्रगुप्त जी का, जी भी चित्रगुप्त मंदिर। 14 तारीख को इको गार्डन लखनऊ से प्रातः 9 बजे पहुंच जाएगी। 9 बजे तो पहुंच जाना है, 7 बजे 8 बजे, जो भी 7-8 बजे यहां से यात्रा निकलेगी इको गार्डन लखनऊ से, चित्रगुप्त शोभा यात्रा। वो गीतापल्ली, सुजानपुरा, पवनपुरी, आजाद नगर, आलमबाग चौराहा, सुजानपुरा बस अड्डा, प्रेमनगर, अवध हॉस्पिटल, कृष्णानगर, बाराबिरवा, चुंगी, ट्रांसपोर्ट नगर, सरोशी नगर, गौरी, बंथरा, बनीपुल, सई नदी का होते हुए चित्रगुप्ताश्रम निर्विकला पहुंच जाएगी 14 नवंबर प्रातः 9 बजे। और फिर वहां मेला लगता है, ऐतिहासिक मेला लगता है। ये सब बातें चर्चाएं हुई। तो ये सब गोत्र की चर्चा रही। फिर बात हुई भाई कायस्थों का एक दूसरे की मदद नहीं होती है, अनेकता बहुत है। इन पर तमाम नेताओं पर भी चर्चा हुई। फला नेता आए गए, उन सब बातों पर चर्चा होती रही। अंतोगत्वा निकला कि भाई एक दूसरे के साथ में खड़ा होया जाए, एक दूसरे की मदद की जाए, अपने पूर्वजों के बारे में सोचा जाए। ये भी चर्चा हुई, आपस में बैठे तो कम से कम ये चर्चा करें कि भाई आमतौर से लोग पिता का नाम जानते हैं, बाबा का नाम जानते हैं, पर बाबा का नाम जानते हैं, कुछ लकड़ दादा का नाम जानते हैं, लकड़ बाबा का नाम जानते हैं। उसके बाद तो कम से कम 10 पीढ़ियों का नाम जो है जाना जाए। और सिजरे की चर्चा मृगांक श्रीवास्तव ने किया कि पहले उन्होंने बताया, बांदा के निवासी हैं, बांदा के रहने वाले हैं मृगांक श्रीवास्तव जी, कि पहले जो शादी ब्याह कायस्थों के होते थे उसमें सिजरा पढ़ा जाता था, लड़की पक्ष की ओर से, लड़के पक्ष की ओर से। और आज जो बफर सिस्टम चल गया, आओ खाओ जाओ, आओ खाओ जाओ, उस सिस्टम में इस प्रकार की बातें नहीं हो पाती है। विचार किया गया बच्चों को ही बताया जाए किस पीढ़ी से है, किस खानदान से है, किस खून से है, बाबा का नाम क्या है, पर बाबा का नाम क्या है, लकड़ बाबा का क्या नाम है, पर नाना का नाम क्या है, लकड़ नाना का क्या नाम है, किस गांव के रहने वाले थे, किस पद पर थे। इन सब बातों पर चर्चा होती है। और चित्रगुप्त से, अक्षरदाता भगवान चित्रगुप्त से अपने आप को जोड़े, ऐसा लोगों का आह्वान हुआ और इस पर कार्य करने का निर्णय लिया गया। सभी वार्ड स्तर पर, लखनऊ के जितने वार्ड हैं उन पर 110 वार्ड लखनऊ के, और
8 ब्लॉकों में, नगर पंचायतों में और कैंट क्षेत्र की कुछ स्थान, माने कैंट छावनी परिषद के वार्डों की सदस्य संख्या 132 स्थानों पर चित्रगुप्त पूजन होगा इस बार लखनऊ में। 132 स्थान, माने प्रत्येक वार्ड स्तर पर, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, प्रत्येक टाउन एरिया स्तर पर चित्रगुप्त जी का पूजन होगा। चर्चा पर चर्चा होगी कायस्थ समाज के बारे में। इन सबका लबोलुआब यह भी रहेगा कि कायस्थों को राजनीति की तरफ मोड़ना। सभासद के चुनाव में एक लामबंदी वहां के विभिन्न लोगों ने दिखाई। परिणाम यह हुआ कि जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ाया उसको लगभग 2000 वोट मिला। कायस्थों के बलबूते से निर्दलीय प्रत्याशी लड़ा दिया कायस्थों ने, शारदा नगर वार्ड द्वितीय के कायस्थों ने, और 2000 वोट दिलवा दिए। कुछ लोगों ने कहा तो 12 वोट हैं भाई, कौन जाए कायस्थों के पास वोट मांगने के लिए, उनके तो 12 वोट है। लेकिन जब वो घरों से निकल पड़े तो 12 वोट वालों ने 2012 वोट कर दिया। सारे समीकरण पलट दिए, बदल दिए। पुनः चर्चा हुआ कि मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र से भी प्रत्याशी उतारा जाएगा। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में लगभग 5 लाख कायस्थ मतदाता माना जाता है, क्योंकि जो शहरीकरण बढ़ा है, जो शहरों से लोग निकल करके, आलमबाग से निकल करके एलडीए कॉलोनी की तरफ गए, कृष्णानगर गए, एलडीको गए, आसियाना गए, बंगला बाजार गए, रायबरेली रोड पर गए, सैनिक नगर में बसे, पीजीआई के आसपास बसे, वृंदावन में बसे। ये सब एरिया सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र माने मोहनलालगंज क्षेत्र में। मलिहाबाद की तरफ ठाकुरगंज के आगे जो बढ़े, दुबग्गा के आगे बढ़े, वो सब मलिहाबाद में आ गया। मोहनलालगंज, मलिहाबाद, इधर सुल्तानपुर रोड पे अर्जुनगंज से होता हुआ जो इलाका अमेठी तक, गोसाईगंज के आसपास, जो जिन कायस्थों ने शहर से निकल के अपना मकान बनवाया, बंगला बनवाया, कोठी बनवाया, वह भी सब मोहनलालगंज क्षेत्र में पड़ रहा है। फिर इधर बख्शी का तालाब क्षेत्र में तकरोही वार्ड, भगत सिंह वार्ड, तकरोही क्षेत्र का, यह सब बीकेटी में। चिन्हट का एरिया, तमाम एरिया, यह सब बख्शी का तालाब के क्षेत्र में, मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र। और सिधौली, सीतापुर के चर्चित व्यक्ति, समाजसेवी व्यक्ति, राजनीति को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व तो श्री संजीव सक्सेना भी उपस्थित थे। उनके साथ टांडा से इंजीनियर वर्मा जी भी उपस्थित थे। इंजीनियर वर्मा चित्रगुप्त के इस अभियान में अक्षरदाता भगवान चित्रगुप्त से लोगों का परिचय कराने के लिए वो भी काम कर रहे हैं। आदरणीय वर्मा जी भी, इंजीनियर वर्मा जी भी वहां पर उपस्थित थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो सिधौली क्षेत्र संजीव वर्मा जी का क्षेत्र, संजीव सक्सेना जी का क्षेत्र, और सिधौली से तो अवधेश श्रीवास्तव चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो सिधौली में तो पहले से ही कायस्थों की अच्छी संख्या थी। शहरीकरण के कारण जो सीतापुर रोड पे बक्सी का तालाब, इटौंजा में भी कायस्थों की संख्या अच्छी खासी। और ये जो नया कॉलोनी बन रही है लखनऊ के चारों तरफ, ग्रामीण क्षेत्रों में लगा हुआ, तो ग्रामीण क्षेत्र का है तो शहरी क्षेत्र में आ गया है। लखनऊ के लगभग 20 वार्ड भी मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में लग रहे हैं। इधर कानपुर रोड का बंथरा वगैरह तक जो भी कायस्थ रह रहे हैं, बनी तक रह रहे हैं, ये सब मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में आ रहा। तो मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में लगभग 5 लाख कायस्थ मतदाता है। और कायस्थ मतदाताओं में जो कौशल किशोर का घटनाक्रम हुआ, कौशल किशोर के बेटे पर जो आरोप लगा विनय श्रीवास्तव हत्याकांड में, उससे भी कायस्थों में आक्रोश है भाजपा के प्रति, कौशल किशोर के प्रति। जिस प्रकार से शारदा नगर वार्ड में निर्णय लिया गया, जिस प्रकार से ये जो चुनाव हुआ, नगर निगम का चुनाव हुआ, नगर पंचायतों का चुनाव हुआ, उसमें कायस्थों ने निर्णय लिया
और मिर्जापुर वगैरह में जो है भाजपा को जीतने नहीं दिया, हार गए कायस्थ। भले तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कायस्थ तो नहीं जीता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतने के लिए दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, सांसद सब ने खूब मेहनत किया। और एक क्षेत्र तो लखीमपुर, लखीमपुर से निर्दलीय प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव को कायस्थों ने जिता लिया। हालांकि माननीय किरण सिन्हा जी का बड़ा समर्थन रहा, ईरा श्रीवास्तव जी के साथ में किरण सिन्हा जी की टीम लगी रही और विभिन्न स्थानों पर किरण सिन्हा जी की टीम लगी कायस्थ प्रत्याशियों के लिए, और भी प्रत्याशियों के लिए लगी। ऐसा नहीं कि केवल कायस्थ प्रत्याशियों के लिए, अन्य प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि जो चर्चा कायस्थों के संदर्भ में चली, तो उन विषयों पर यह भी निर्णय लिया जा रहा है कि कायस्थों को चुनाव लड़ाया जाए, कायस्थ प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया जाए। सीतापुर के पुरानी दरी मंडी के निवासी एडवोकेट चंद्रगुप्त श्रीवास्तव जी, वह भी बराबर कैंपेन कर रहे हैं। हालांकि वो इस समय मुंबई में है, मुंबई संचालन कर रहे हैं मुंबई से। वह उनका भी पूरा प्रयास है कि देश की अधिकांश सीटों पर कायस्थ प्रत्याशी लड़ाएं, कायस्थ प्रत्याशी लड़े। कुछ सीटों पर कायस्थ प्रत्याशी लड़े और कुछ सीटों पर वह दूसरे लोगों का समर्थन करे। अनुसूचित जाति की सीट पे समर्थन ही करना है, अन्य सीटों पे भी समर्थन करना है। तो इस प्रकार से गठबंधन बन गया केडीए गठबंधन। केडीए माने कायस्थ, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ये सब मिलकर के चुनाव लड़ाएंगे। मान लो उत्तर प्रदेश की 80 सीट है, तो 80 सीट में 10%। कुछ लोगों ने कहा है 22, बात सही है 100%, कायस्थों की भागीदारी हो 10%, कायस्थ समाज की 10% की भागीदारी हो, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, कायस्थ समाज के लोगों। उत्तर प्रदेश की 80 सीट है, 80 सीट में 8 सीट कायस्थ लड़ जाएगा। बिहार में 40 सीट है, बिहार की 4 सीट कायस्थ लड़ जाएगा। अब यूपी की 8 सीट पे लड़ गया, बची 72 सीट, तो 72 सीट में 19 सीट आरक्षित है, 17 सीट आरक्षित है अनुसूचित जाति की। उन 17 सीट पर अनुसूचित जाति को लड़ा देना है, 1-2 सीटों पे और लड़ा देना है, 19-20 सीट अनुसूचित जाति के लिए कर देना है। कुछ सीट अल्पसंख्यक को दे देना है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, बड़े पैमाने पर अति पिछड़ा को। किरण सिन्हा ने बांधी गांठ, अति पिछड़ा पावे 100 में 60, माने अति पिछड़ा पावे 100 में 60। किरण सिन्हा ने बांधी गांठ, तो अति पिछड़ों को 60% आरक्षण दिया जाए। बड़े पैमाने पे अति पिछड़ों को चुनाव लड़ाना है। तेली, तमोली, माली, दर्जी, भुर्जी, नगरची, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, लोधी, लोनिया, पाल, इन सब लोगों को भी प्रतिनिधित्व देना है, चुनाव लड़ाना है। ये सब रणनीतियां चल रही हैं कायस्थ संगठनों के बीच में। जनता दलाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा के नेतृत्व में यूपी, बिहार, झारखंड, आसाम, बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन जगहों पे चुनाव लड़ाने की पूरी योजना चल रही। मुंबई के लिए भी चल रही है, कर्नाटक के लिए भी चल रही, तमिलनाडु के लिए भी चल रही है। अभी विधानसभा में तो सीधा भाजपा हराओ के नाते समर्थन दे दिया गया, जो भाजपा को हरा रहा उसको वोट कर दो। ये राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। लखनऊ का समीकरण चल रहा है। जनता दलाई, चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड निरंतर काम कर रही है। और चित्रगुप्त जयंती 14 नवंबर चित्रगुप्त आश्रम मिर्री कला, 15 नवंबर दिन बुधवार जेबी चित्रकूट मंदिर लखनऊ में आहूत होगी। आप सब देखते रहिए जनता खबर को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और जो आज का घटनाक्रम रहा कांग्रेस वर्सेस सपा, इन हालात में जनता खबर की पड़ताल यही है कि फिलहाल लग नहीं रहा है कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन जारी रहेगा। ऊंट किस करवट बैठेगा यह देखना बाकी है,
लेकिन काफी कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।